क्या हाल चाल बच्चों। ये हमारा छठा वीडियो होगा और शायद ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पूरे डिटेल में, जितना आपके सिलेबस में है। और फिर हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये आखिरी टॉपिक होगा जिस पे वीडियो बना के ये पूरा चैप्टर आपका लाइव प्रोसेस से आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब, एक जगह से किसी चीज़ को उठाना और दूसरे जगह पे ले जाना, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, लेकिन जब यही प्लांट में होता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो देखिए प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ की होती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्लांट को खाना बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो प्लांट इसे कहाँ से लेता है? जाहिर सी बात है ज़मीन से लेता होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो उसे एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। और पानी के साथ साथ बाकी सारे मिनरल्स को लेने के लिए प्लांट को रूट के जरिए ज़मीन से लेना पड़ता है। ठीक है, तो प्लांट ज़मीन से जो इन सारे मिनरल्स को लेगा उसको पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं वाटर एंड मिनरल्स, आप समझ जाइएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और उससे पहले आप ये देखिए कि प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करता है इसे। ठीक है, वाटर और मिनरल्स को प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करता है। तो ये है प्लांट के चारों ओर ये है सोयल। इसे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है हमारा प्लांट, ये है रूट, और रूट है सोयल के अंदर। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, तो कुछ मिनरल्स को खींच लेता है। मान लीजिए बाहर में था कैल्शियम आयन, कैल्शियम 2+ आयन, कैल्शियम आयन था, पोटेशियम आयन था K+, पोटेशियम आयन था। ऐसे बहुत सारे आयन्स होते हैं, सोडियम आयन्स होते हैं, मैग्नीशियम आयन्स होते हैं, Mg+2। ठीक है, मैग्नीशियम आयन। तो प्लांट इसे अपने अंदर खींच लेता है और इस दौरान इसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, मिनरल को खींच लिया तो इस दौरान एनर्जी की ज़रूरत होती है। और आप ये भी जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं, जहाँ पे रूट होता है वहाँ पे चारों ओर पानी होता है, तो इधर वाटर भी होते हैं, H2O। ठीक है, पानी भी होते हैं। तो जब प्लांट इन सारे मिनरल्स को अंदर खींच लेगा तो अंदर में मिनरल का कंसंट्रेशन तो बढ़ गया, लेकिन पानी का कंसंट्रेशन कम है। मतलब अंदर में पानी कम है, पानी तो अभी तक खींचा नहीं, तो पानी का कंसंट्रेशन कम है। और बाहर में तो पानी बहुत है ज़मीन में, तो ज़मीन से पानी निकल के अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, ज़मीन से पानी खुद ही अंदर की ओर जाएगा। क्यों जाएगा पानी अंदर? क्योंकि अंदर में पानी का कंसंट्रेशन कम था और बाहर में ज़्यादा था, तो बाहर से पानी निकल के रूट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन वाटर के केस में जब भी डिफ्यूजन होता है तो इसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इसे ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन है। लेकिन वाटर के केस में स्पेशल केस है वाटर का, जब ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन को ही ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो पानी अंदर चला गया रूट के, और रूट के अगर एक बार अंदर चला गया तो मान लीजिए यहाँ पे पानी आ गया, ये वाटर है, वाटर यहाँ पे आ गया, यहाँ से वाटर यहाँ तो ज़्यादा हो गया, इधर कम है, तो यहाँ से वाटर निकल के फिर यहाँ पे आएगा। अब वाटर यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से वाटर निकल के यहाँ पे आएगा। तो ये तो डिफ्यूजन ही हो रहा है ना, इधर ज़्यादा है, यहाँ से पानी अंदर आया तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ कम था तो ज़्यादा से कम की ओर गया। अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो यहाँ से पानी यहाँ पे गया, ज़्यादा से कम की ओर हो रहा है, डिफ्यूजन ही। ठीक है, ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही है। वाटर के केस में जो डिफ्यूजन होता है उसे ही ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो हो तो रहा है डिफ्यूजन ही, तो इधर ज़्यादा से हाई की ओर। लेकिन आप याद रखिएगा कि डिफ्यूजन के दौरान मुश्किल से 10 से 12 मीटर, बस 10 से 12 मीटर हाइट तक ही जा सकता है पानी, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि पानी के ऊपर तो ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी से नीचे खींच रहा है ना, ग्रेविटी से नीचे खींच रहा है। और पानी ऊपर कब तक जा पाएगा? तो डिफ्यूजन से लगभग ऐसा मेजर किया गया है कि 10 से 15 मीटर तक हाइट पे जाता है। लेकिन प्लांट तो आपने सुना होगा कि कुछ प्लांट होते हैं 100-100 मीटर के होते हैं, तो उसमें पानी कैसे जाता उतना ऊपर, है ना? उतनी लंबी चौड़े प्लांट होते हैं, पानी को तो पत्ता के पास जाना होता है, लीफ के पास, पानी को तो लीफ के पास जाना होता है, तो इतने ऊपर तक पानी कैसे जाएगा? तो देखिए प्लांट एक और स्ट्रेटेजी का यूज करता है, उसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है इवापोरेशन। जैसे हमें कुछ पसीना आता है, गर्मी लगती है, तो प्लांट क्या करता है, जैसे इस पे धूप पड़ती है, ये हमारा सन से जैसे लाइट पड़ती है लीफ पे, तो ये क्या करता है, कुछ वाटर को इवापोरेट कर देता है।
इवापोरेट मतलब पानी को भाप बना के उड़ा देता है, ठीक है, स्टोमाटा खोल करके पानी को भाप बना के उड़ा देता है। और जैसे ही पानी इवापोरेट होगा तो यहाँ पे पानी का जगह खाली होगा। मान लीजिए इस सब में पानी भरा हुआ था, तो कुछ पानी अगर इवापोरेट हो गया तो यहाँ जगह खाली हो गया, ये जगह खाली हुआ तो इधर का पानी यहाँ चले जाएगा, तो फिर यहाँ पे जगह खाली हो गया तो इधर का जो पानी है वो यहाँ चला आएगा, फिर यहाँ पे जगह खाली हो जाएगा तो यहाँ से, तो इस तरह पानी खींचता है। इस ऐसे आप खुद से भी कर सकते हैं। आप एक गिलास में पानी लीजिए और पाइप लगा करके मुंह से खींचिए। आप कर क्या रहे हैं, वहां जो पाइप में हवा था, हवा को खींच लिया आपने, तो वहां तो वैक्यूम बन गया, तो वही वैक्यूम खींचता है, ठीक है। मोटर पंप जो लगाते हैं पानी चलाने के लिए, पंप सेट मोटर सब लगाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, तो सब तो इसी मैकेनिज्म पे काम करता है ना, कि हम यहाँ पे वैक्यूम बना देते हैं, ठीक है। और वैक्यूम बना देंगे तो वैक्यूम खुद पीछे वाला पानी को खींचेगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अगर आपको डेफिनेशन लिखने को बोले या फिर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, तो आपको बताना होगा कि ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट रिलीजेस सम ऑफ द वाटर फ्रॉम लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एंड दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ सम सक्शन या फिर आप बोल सकते हैं दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ सम वैक्यूम एट सम पोजीशन एंड दिस वैक्यूम पुल्स द वाटर फ्रॉम रूट, ठीक है। तो ये वैक्यूम पानी को रूट के जरिए खींचता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट के पास दो स्ट्रेटेजी है पानी को ले जाने के लिए, पहला तो डिफ्यूजन और दूसरा ट्रांसपिरेशन। दिन के समय में इवापोरेशन ज़्यादा होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ये कम ज़्यादा दिन के समय में होगा। लेकिन रात के समय में तो धूप होती नहीं है, इवापोरेशन तो होगा नहीं, यहाँ पे वैक्यूम बनेगा नहीं, तो ट्रांसपिरेशन कम होता है, ठीक है। रात के समय में ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, लेकिन रात के समय में डिफ्यूजन तो होता है, डिफ्यूजन तो 24 घंटा चलता है, तो दिन हो रात हो डिफ्यूजन चलता रहेगा। लेकिन ट्रांसपिरेशन जो है ये दिन के समय में ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो ये दो तरीका है जिससे प्लांट वाटर और मिनरल को खींचता है। लेकिन प्लांट खींचेगा कैसे, ये तो बहुत लंबा ट्यूब है ना, तो इतना लंबा इतनी ऊंचाई पर अगर प्लांट को खींचना है तो उसे एक प्रॉपर नेटवर्क की जरूरत है, एक ट्यूब एक पाइप की जरूरत है, तभी तो प्लांट खींच पाएगा। तो उस पाइप का काम करता है यहाँ पे जाइलम, उस पाइप का काम करता है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो जाइलम के भी 4 कंपोनेंट, फ्लोएम के भी, तो ये काम करता है जाइलम, ठीक है। और जाइलम में भी कौन कंपोनेंट काम करता है, तो ट्रैकिड और वेसल्स काम करते हैं, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये काम करता है जाइलम। बिल्कुल उसी तरह देखिए लीफ जो होता है, लीफ यानी पत्तियां फोटोसिंथेसिस करता है और उस दौरान भोजन बनाता है, भोजन यानी ग्लूकोज बनाता है। अब ये ग्लूकोज की जरूरत बस पत्तों को तो नहीं है, रूट को भी जरूरत है, स्टेम को भी जरूरत है, तो रूट स्टेम में भी तो वो खाना आता है, मतलब पानी तो चला गया लीफ में खाना बना। अब ये जो रूट है, रूट जो काम कर रहा है, इतना सारा एब्जॉर्प्शन कर रहा है वाटर मिनरल का, उसके बाद स्टेम है ये भी काम कर रहा है, और लीफ भी है, तो सबको खाना चाहिए। तो खाना कहाँ से मिलेगा, खाना बनता है लीफ में, लेकिन वो खाना घूम करके पूरे प्लांट के बॉडी में आता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट शिफ्ट देयर प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर। मतलब ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस दौरान प्लांट अपना बना बनाया खाना को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो प्लांट में ट्रांसलोकेशन के जरिए फूड का ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट में। तो ये ट्रांसलोकेशन होता किस में है, तो ये आपने सुना होगा, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता था, ये होता था जाइलम में। उसी तरह ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम में, ठीक है। ट्रांसलोकेशन कहाँ होता है, ये होता है फ्लोएम में। अब हम लोग बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। इसका डिफरेंस देखते हैं दोनों का। अगर ये डिफरेंस आप समझ जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए जाइलम क्या करता है, कंडक्शन करता है किसका, वाटर और मिनरल्स का। कहाँ से कहाँ तक, रूट से उठाता है और लीफ तक ले जाता है। ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही दिशा में, हमेशा रूट से निकालेगा पानी और मिनरल्स को और लीफ के पास ही ले जाएगा, उल्टा नहीं करेगा। लीफ के पास से वाटर मिनरल रूट के पास नहीं ले जाएगा। मतलब जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल
बायोलॉजिकल कंडक्शन करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये कंडक्शन करेगा किसका? वाटर और मिनरल्स का। तीसरी बात, जाइलम जो होते हैं, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ट्रैकिड होते हैं, वेसेल्स होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं और जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं। देखिए, जाइलम फाइबर का काम होता है कि स्ट्रेंथ देना, मजबूती देना, ठीक है। जो और जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो स्पेस फिलिंग टिश्यूज है, जगह भरना उसका पहला काम। दूसरा काम होता है उसका कि स्टोर करना, कुछ खाना पीना स्टोर करता है, ठीक है। तो ये काम है जाइलम पेरेन्काइमा का। लेकिन ट्रैकिड और वेसेल्स, जाइलम के तो 4 पार्ट हो गए ना, ट्रैकिड, वेसेल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और फाइबर। तो फाइबर और पेरेन्काइमा का काम आपने देखा। अब आप देखिए, ट्रैकिड और वेसेल्स जो होते हैं इसी का काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल, जो आपके किताब में लिखी हुई है कि अगर कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल की बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है जाइलम में ट्रैकिड और वेसल्स का, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम कंडक्ट करता है, ठीक है। किस चीज़ को कंडक्ट करता है? प्रिपेयर्ड फूड को, मतलब बना बनाया भोजन को। भोजन में भी किसे? तो ग्लूकोज को, और किसे? तो अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब मेजर होते हैं। कुछ हार्मोन्स का भी कंडक्शन होता है, ठीक है। फ्लोएम में जो कंडक्शन होता है वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। लीफ में यानी पत्तों में खाना बनता है तो खाना पत्ता से निकल के रूट में भी जा सकता है, और रूट से निकल के पत्ता में भी जा सकता है। जैसे किसी प्लांट में आप देखते हैं पूरा पत्ता गिर जाता है, ऐसा लगता है प्लांट सूख गया, फिर से नया पत्ता निकल आता है। तो वो नया पत्ता जो निकलता है तो उस दौरान जो उसे एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है? रूट से ही लेता है, या फिर जहाँ पे वो स्टोर करके रखा हुआ था वहां से वो एनर्जी लेता है, ठीक है, और नया पत्ता बना लेता है प्लांट। तो इस दौरान तो दोनों दिस कंडक्शन हो गया ना, लीफ से निकल करके रूट में जमा हो गया या स्टेम में जमा हो गया, और स्टेम और रूट से निकल के लीफ में भी चला गया। तो फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल कंडक्शन होता है, और होता किसका है? तो ग्लूकोज का सबसे ज्यादा होता है, अमाइनो एसिड्स का होता है, इन सब का होता है, ठीक है, मतलब प्रिपेयर्ड फूड का होता है, ठीक है। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, और 11th में आप फिर पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में 11th में अगर बायो रखते हैं तो वहाँ पे सिलेबस में है। तो फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं, जैसे सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर का काम होता है सपोर्ट देना, जैसे जाइलम फाइबर का काम था सपोर्ट देना, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम होता है फूड स्टोर करना, जैसे जाइलम पेरेन्काइमा का भी काम था। और उधर ट्रैकिड और वेसल का काम था कंडक्शन, ठीक है, वाटर और मिनरल्स का। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल, सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल का काम होता है कंडक्शन करना, किस चीज का? बना बनाया भोजन का, जैसे ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, इन सब का कंडक्शन करता है, ठीक है। कौन करता है? तो ये सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल, ये दोनों फ्लोएम के भी पार्ट हैं। तो वही चीज को यहाँ पे बढ़िया से लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले जाइलम में इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, ये रूट से लेकर के वाटर और मिनरल्स लीफ को पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा काम, ट्रैकिड एंड वेसल आर द मेजरली इन्वॉल्व, तो यहाँ पे ट्रैकिड और वेसल्स जो होते हैं जाइलम का, ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा रूट से उठाएगा पानी और मिनरल्स को और लीफ के पास पहुंचाएगा। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है? इट कंडक्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि भोजन की तो सभी को जरूरत है, तो प्लांट के सारे पार्ट को बना बनाया भोजन पहुंचाता है। भोजन में क्या क्या हो सकता है? तो ग्लूकोज हो सकता है, अमाइनो एसिड्स हो सकता है, और ग्लूकोज के रूप में ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। जैसे हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि प्लांट जो होते हैं फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च बना करके, ठीक है, लेकिन जब उसे ट्रांसपोर्ट करने की बारी आती है तो उसे सुक्रोज बना लेते हैं, ठीक है। सुक्रोज बना करके ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सुक्रोज वाटर सोल्यूबल होता है तो बड़े आसानी से ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेता है। तो प्लांट सुक्रोज बना करके ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे आपको देखना है कि प्लांट जो होते हैं वो जो अपना बना बनाया भोजन को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शिफ्टमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड बाय प्लांट्स। तो प्लांट अपना प्रिपेयर्ड फूड को शिफ्ट करते हैं, किस फॉर्म में? सुक्रोज के रूप में, मतलब ग्लूकोज से सुक्रोज बनाते हैं और उसको ट्रांसलोकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल मेजरली इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पे बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी लगता है, जो हमने रेस्पिरेशन में देखा था एटीपी बनता है, तो प्लांट में एटीपी का इस्तेमाल कहाँ होता है? यहीं पे तो होता है, यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल होता है, ताकि लीफ से लेकर के, जैसे देखिए ये एक प्लांट है, तो इस प्लांट का लीफ में बना बनाया खाना है, तो लीफ से खाना उठा करके रूट तक ले जाएगा, और कभी अगर इसके सारे लीफ झड़ जाते हैं तो रूट से बना बनाया खाना लीफ तक ले जाएगा, ब्रांचेज तक ले जाएगा, ताकि नया लीफ निकल सके, ठीक है। तो ये काम है फ्लोएम का।
अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन मतलब होता है नाइट्रोजिनस वेस्टेज, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है उसे बाहर निकालना। तो देखिए हमारे अंदर तो पूरा सिस्टम है, जैसे यूरिन बनता है और यूरिन निकल जाता है तो उसमें किडनी इन्वॉल्व होते हैं, जो होते हैं अभी हम देखेंगे। लेकिन प्लांट में तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गन्स नहीं है, तो प्लांट कैसे एक्सक्रीट करता है? तो देखिए प्लांट एक्सक्रीट करने का प्लांट में बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे अच्छा और सबसे कॉमन तरीका होता है कि प्लांट क्या करते हैं, तो जितने भी वेस्टेज बनते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक, उसमें जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज बनते हैं, प्लांट उसे लीफ में जमा कर देता है। लीफ यानी पत्ता, तो पत्तों में जमा कर देता है। और पत्तों में जमा करने के बाद पत्तों में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे मैग्नीशियम होता है, क्लोरीन आयन होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं, सल्फर फॉस्फोरस होता है, ये सब को निकाल लेता है वहाँ से और वहाँ पे वेस्टेज जमा कर देता है और पत्ता को गिरा देता है। समझे? तो अब आपको समझ में आया होगा कि प्लांट पत्ता क्यों गिराता है। क्योंकि प्लांट उसमें वेस्टेज को भर देता है और पत्ता में जो इंपॉर्टेंट अच्छा चीज़ है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट है, उससे निकाल लेता है। उसमें वेस्टेज भर देता है और उस पत्ता को गिरा देता है ताकि वेस्ट वहाँ से निकल जाए। तो ये मैकेनिज्म होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा प्लांट जो होते हैं, मोटे मोटे प्लांट, तो उसके स्टेम पे मोटा मोटा छिलका होता है, मतलब स्टेम तना पे मोटा मोटा बार्क होता है, बार्क। तो जैसे इस तस्वीर में देखिए, तो इस बार्क के जरिए भी प्लांट वेस्टेज को निकालता है, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट क्या करते हैं, तो गम आपने देखा है, कुछ प्लांट से गम निकलता है, रेसिन निकलते रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब भी वेस्टेज है। प्लांट को वेस्टेज निकालने का तरीका है कि स्टेम में कहीं पे भी छेद किया और वहाँ से गम, रबर, ये सब निकाल दिया। ये सब उसका मेटाबॉलिक वेस्टेज है, ठीक है। और कुछ प्लांट क्या करते हैं, तो अपने रूट से ही मेटाबॉलिक वेस्टेज निकालते हैं, मतलब वो सोयल में डाल देते हैं। तो कुछ प्लांट सोयल को पल्यूट भी करते हैं, लेकिन सोयल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसे डाइजेस्ट कर लेता है, जो उसे पचा करके बराबर कर देता है, फ्री कर देता है उस वेस्टेज को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एनिमल्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द अनवांटेड नाइट्रोजिनस वेस्टेज आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं। और आप एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमने जब न्यूट्रिशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ईजेशन। ईजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। जैसे हम लोग लेट्रिन, ये तो प्रोसेस है ना, तो उसी में दौरान जो निकालते हैं अनवांटेड फीकल मैटर को बाहर निकाल देते हैं, स्टूल को, तो वो ईजेशन कहलाता है, ठीक है। और ये जो है एक्सक्रीशन, ये ईजेशन से बिल्कुल अलग है, दोनों एकदम अलग है। एक्सक्रीशन मतलब हो गया रिमूवल या एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज, लेकिन ईजेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। जो भी भोजन अनडाइजेस्टेड रहे, जो हमारे पेट में नहीं पच पाया स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तो वो बाहर निकल जाते हैं, उसे ईजेशन बोलते हैं। लेकिन एक्सक्रीशन में नाइट्रोजिनस वेस्टेज का एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कोई भी एक सेल वाले जीव होते हैं, जैसे आपने सुना होगा अमोबा। अमोबा मान लीजिए ये अमोबा है, अमोबा एक सेल वाला जीव है, ठीक है। इसे एक्सक्रीट करना होता है, तो ये कैसे करेगा, ये कहीं से भी इस तरह, कहीं मान लीजिए यहाँ पे वेस्टेज जमा है, तो ये क्या करेगा, तो इस तरह बना लेगा, स्ट्रक्चर बना लेगा ऐसे, और वेस्टेज को इस तरह बाहर निकाल देगा। मतलब इधर से घूम के इस तरह कट जाएगा, ये घूम के इस तरह से कट के मिल जाएगा और वेस्टेज बाहर निकाल देगा। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस ही है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और वेस्टेज निकाल देगा। तो ये एक सेल वाले जीव करते हैं। लेकिन कोई जो मल्टी सेल्यूलर जीव होते हैं जैसे ह्यूमन्स, तो उसमें प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जैसे उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए हमारे अंदर दो किडनीज होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर दो किडनीज होते हैं। ये दोनों किडनीज हो गए। किडनीज से दो पाइप निकलता है और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है, ठीक है। किडनीज से दो पाइप निकलेंगे और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में मिलेंगे। इन दोनों पाइप को बोलते हैं यूरेटर, ठीक है, इन दोनों पाइप को बोलते हैं यूरेटर। ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया हमारा किडनी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं किडनी, इसे भी किडनी, ठीक है। और इसके साथ ही कुछ यहाँ पे आर्टरी और वेन होते हैं। आर्टरी मतलब जो ब्लड लाता है, हार्ट से ब्लड लेके आता है, उसे आर्टरी बोलते हैं, कल मैंने डिटेल में बताया था। और वेन जो ब्लड यहाँ से दूर ले जाएगा, उसे वेन बोलते हैं। तो देखिए इस डायग्राम को सिंपल रखने के लिए आप इस तरह समझिए। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसे मैं
थोड़ा ब्लर कर देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो। तो यह है आर्टरी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एक वेन भी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये आर्टरी ये वेन है तो ये इसी में बस ब्लड देगा, ये भी दोनों में ब्लड देगा, इस किडनी में भी ब्लड देगा और यहाँ पे भी। और ये अगर वेन है, मान लीजिए इसे मैं वेन बोल रहा हूँ, और किडनी का साइंटिफिक नेम होता है रेनल, ठीक है, RENAL, रेनल, इसीलिए इस वेन को बोलेंगे रेनल वेन। तो आप ये समझिए कि ये जो रेनल, आपको डायग्राम जब बनाना है तो रेनल वेन को दूसरे कलर से बनाइएगा ताकि आपको अच्छा से दिखे, ठीक है। तो रेनल वेन का क्या काम होता है कि किडनी से ब्लड कलेक्ट करना, ठीक है। और अगर ये रेनल वेन है तो इसे हम बोलते हैं रेनल आर्टरी, ठीक है, रेनल आर्टरी, ठीक है, ये हो गया रेनल आर्टरी, ठीक। और ये दोनों किडनी हो गया, किडनी से जो ये दोनों पाइप निकलता है, ये दो पाइप हो गए ना, तो दो यूरेटर, इसे बोलते हैं यूरेटर, URETER, इसे बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। और ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से जो ये पाइप निकलता है इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। ये डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको क्लियर करने के लिए आप इस डायग्राम में देखिए, इस तस्वीर में देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो किडनी है हमारे अंदर, और किडनी से दो पाइप निकला हुआ है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक जा रहा है। तो इस पाइप, इन दोनों पाइप को बोलेंगे यूरेटर, ठीक है। यूरेटर से यूरिन निकल करके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है जहाँ पे स्टोर होता है, और जब ज़्यादा इसमें भर जाता है तब हमें फीलिंग आती है कि हमें टॉयलेट जाना चाहिए। और यही यूरिनरी ब्लैडर के नीचे में जो पाइप है इसको बोलेंगे यूरेथ्रा, जहाँ से ये यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो किडनी होते हैं, किडनी में फिल्टर कौन करता है। जैसे आपने सुना होगा, हमारे जो दिमाग होते हैं, दिमाग में कुछ सेल्स होते हैं जिसे न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो थिंकिंग करता है, दिमाग का जितना भी काम है वो न्यूरॉन्स ही करता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे किडनी में कौन ऐसा स्ट्रक्चर है जो पूरी काम करता है, मतलब फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। जैसे ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं, किडनी के सेल्स को बोलते हैं नेफ्रॉन। तो अभी हम लोग ये नेफ्रॉन का ही एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे, और इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, आपको सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बारे में लॉन्ग टाइप में आपको क्वेश्चन आएगा, और बहुत चांस है आने का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप बढ़िया से देखिए, और 2 से 3 बार अपने कॉपी में बनाइएगा, ठीक है, ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, यह नेफ्रॉन, यही है स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, ठीक है। और इधर ब्लड आता है, ब्लड इस नेफ्रॉन में इधर से आता है, ठीक है, और इधर से निकल जाता है। और ये इतना आसान स्ट्रक्चर नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और इसको बोलते हैं कैपिलरी। जैसे पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कैपिलरी का मतलब क्या होता है। कैपिलरी मतलब होता है ऐसा ब्लड वेसल्स जो एक लेयर का हो, मतलब ब्लड खून की जो नली है वो बहुत पतला हो, ताकि वहाँ पे मैक्सिमम डिफ्यूजन हो सके। डिफ्यूजन मतलब कुछ भी सब्सटेंस इधर से उधर निकल सके, ठीक है, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन, जो कंसंट्रेशन की ओर से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्यूजन होने के लिए जो ये स्ट्रक्चर है इसे कैपिलरी बोलते हैं। तो ये एक कैपिलरी है, ठीक है, यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से ब्लड निकल के जा रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि ये घूम करके इसको कॉइल किए रहेगा, ठीक है, इस तरह कॉइल करता है, ठीक, ये ब्लड वेसल्स इसे कॉइल करता है इस तरह। डायग्राम बहुत सिंपल हो इसीलिए मैंने ऐसा बनाया, और आपको अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो आपको भी यही डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम मतलब ही ऐसा, डायग्राम मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिससे सभी समझ सकेंगे आसानी से। और जो एक्चुअल इमेज होता है उसे पिक्चर बोलते हैं, तो एक्चुअल इमेज या फिर पिक्चर बोलते हैं। तो आपको पिक्चर बनाने कहीं नहीं आएगा, आपको जहाँ पे भी आएगा डायग्राम बनाने आएगा, जहाँ हम लोग कार्टून की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे समझते हैं। तो देखिए
ये मेरा हाथ है, ठीक है, और ये हाथ का जो पार्ट है जो मेरे कंधा से जुड़ा हुआ है, बॉडी से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। मतलब एंड ही तो है, अंत है ना, ये मेरे बाह का अंत है, लेकिन ये बॉडी से जुड़ा है तो इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। और ये जो है बॉडी से दूर है तो इस एंड को बोलते हैं डायस्टल एंड। डायस्टल मतलब होता है दूर, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी होगा। देखिए ये जो कप है, इस कप को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। और ये तो ब्लड वेसल्स हो गए जो खून की नली लाता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, मेरुलस, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और इसे बोलते हैं बोमेंस। ये जो सी आकार का ये कप है, इस कप को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। और ये जो ब्लड कैपिलरी है नेट की तरह जहाँ फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट को आप देखिए, यहाँ से लेकर ये पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पार्ट है, इसे बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब होता है नज़दीक, और कन्वॉल्यूटेड मतलब होता है एकदम जिग जैग, एक दूसरे में उलझा हुआ। ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब एक दूसरे में बहुत उलझा होता है, जो आप अपने एनसीईआरटी डायग्राम में देख सकते हैं। क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया। तो इसे बोलते हैं पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। नज़दीक में है ना, ये बोमेंस कैप्सूल के नज़दीक में है ये पार्ट, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इस पार्ट को बोलेंगे डीसीटी, डीसीटी, डीसीटी मतलब डायस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। डायस्टल यानी दूर वाले पार्ट, और उलझा हुआ ट्यूब है, ट्यूब बना हुआ है, इसीलिए बोलेंगे डायस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ING, कलेक्टिंग डक्ट। तो देखिए हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं वो जो भी फिल्टर करता है, जितना फिल्टर करता है वो इसमें डाल देता है, कलेक्टिंग डक्ट में डाल देता है, ठीक है। और यही कलेक्टिंग डक्ट किडनी होकर के बाहर निकल के, किडनी से पेल्विक में खुलता है और वहाँ से बाहर निकल करके यूरेटर होकर के यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है यूरिन, मतलब यहाँ से जो निकलेगा यूरिन निकलेगा। और ये जो यू आकार बना हुआ है मतलब प्रॉक्सिमल, ये हो गया प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ तक, और ये हो गया डायस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। बीच में जो ये हुक आकार का इस तरह बना हुआ है यू आकार का, इसको बोलते हैं हैनलेज लूप, ठीक है, हैनलेज लूप। कुछ बुक में इसे लूप ऑफ हैनले भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो बात वही है, हैनले का लूप, हैनलेज लूप ही बोलते हैं हम लोग, तो और लूप ऑफ हैनले भी बोल सकते हैं। तो ये जो यू आकार का इसको बोलते हैं हैनलेज लूप। ये हो गया प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया डायस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, और ये हो गया बोमेंस कैप्सूल जिसके अंदर में ब्लड का कैपिलरीज होते हैं, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो देखिए ब्लड इधर से आ रहा है और यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो जाता है, ठीक है। ब्लड फिल्टर होकर वेस्टेज इसमें निकल गया, वेस्टेज के साथ कुछ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज सब यहाँ निकल जाते हैं, और बाकी ब्लड इधर निकल गया, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब इधर होके चला गया। ये है ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में चला गया ये सब, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल्स में है। और बाकी जो भी कुछ जैसे वाटर हो गए, यहाँ पे वाटर हो गए, उसके अलावा ग्लूकोज हो गया, आयंस हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये सब निकल गए, और ये सब वापस यहाँ पे आते हैं पीसीटी में, इधर से दोबारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब पीसीटी से निकल के फिर ये सब इसमें चले जाते हैं ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स के बाद घूम करके चले आते हैं। मतलब हमारे यूरिन में तो अमाइनो एसिड्स बहुत ना के बराबर होते हैं, एकदम मिनिमम होते, या लगभग 100% अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यहाँ पे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन किसी में अगर डायबिटीज होती है तो इस दौरान क्या होता है कि कुछ अमाइनो एसिड्स, या फिर कुछ अमाइनो एसिड तो नहीं पर कुछ ग्लूकोज जो होते हैं वो निकल जाते हैं यूरिन होकर, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्लड में इतना ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है कि वापस ग्लूकोज यहाँ से निकल के यहाँ आता ही नहीं है, मतलब किडनी के ट्यूब्यूल से निकल करके ग्लूकोज इधर आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्लड में इतना ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है। तो इस दौरान कुछ कलेक्टिंग, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ होके कुछ ग्लूकोज निकल जाता है, जिसे डायबिटीज बोलते हैं कि केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझना है, आपको ये डिफाइन ज़्यादा नहीं करना होता है, आपको बस ये लिखना है कि ये दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इन विच द ब्लड कम्स इनटू द ग्लोमेरुलस, इन ग्लोमेरुलस देयर अकर्स फिल्ट्रेशन एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फिल्ट्रेट comes out through collecting duct, and in this process there occurs a several times reabsorption at several part of tubules।
कहाँ कहाँ रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो आपको लिखना है द रीएब्जॉर्प्शन अकर्स एट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हैनलेज लूप एज वेल एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सो डैट यूरिन बिकम मोर एंड मोर कंसनट्रेटेड। यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का और अमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट का, ग्लूकोज का बचत हो जाएगा, जो वापस ब्लड में चले जाएगा रीएब्जॉर्प्शन के दौरान। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर है, आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है इसका बोर्ड एग्जाम में, और इसके बारे में इसका नाम लिखना होता है। ठीक है, यहीं तक लिखना होता है। और अगर आपको बोले कि डिफाइन करना है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको यही लिखेंगे कि when blood passes through glomerulus there occurs ultrafiltration. In this case the water and some other important substances like glucose, urea and some other substances like amino acids comes out along with water in Bowman's capsule, and from Bowman's capsule and from remaining other part of the kidney tubules like DCT, Henle's loop and PCT, there occurs a reabsorption of these substances. These substances are reabsorbed and sent back into the blood vessels, and a concentrated urine which contain large amount of urea eliminated out from the kidney tubules. ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब किसी का किडनी डैमेज हो जाता है उस दौरान क्या होता है। उस दौरान हमारे ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है, जो हमें डैमेज कर सकता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है, बॉडी फूलने लगेगा और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, तो एक आर्टिफिशियल मशीन का यूज करते हैं। इस मशीन को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। इस दौरान डॉक्टर क्या करते हैं कि इस मशीन में हमारा ब्लड निकाल करके डाल दिया जाता है, और उस मशीन में जैसे ही हमारा ब्लड डाला जाता है तो उस मशीन में एक फ्लूइड होता है। ठीक है, उस फ्लूइड में सब कुछ होता है, मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही होता है जितना हमारे ब्लड का, और ब्लड को पाइप के जरिए उसमें पास किया जाता है। ठीक है, और वो जो पाइप बना होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होता है, जिस दौरान क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेज है, जैसे नाइट्रोजिनस वेस्टेज जो होते हैं हमारे ब्लड में होते हैं लेकिन वहाँ पे नहीं होता, तो ब्लड में तो ज़्यादा कंसंट्रेशन है। नाइट्रोजिनस वेस्टेज मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, तो यूरिया, यूरिक एसिड का हमारे ब्लड में ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है और उस डायलिसिस मशीन में कम होता है, मतलब उस डायलाइजिंग फ्लूइड में बहुत कम होता है। इस दौरान क्या होता है कि जब ब्लड उससे घूम घूम के पास कर रहा होता है तो ब्लड से यूरिया, यूरिक एसिड निकल करके उस फ्लूइड में चला जाता है। ठीक है, और ब्लड को वापस हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है, तो यही है डायलिसिस। तो इससे बचाया जाता है पेशेंट को। बहुत ऐसे पेशेंट है जिसका किडनी डैमेज हो जाता है तो उसका एक ही इलाज है कि आप बाहर से किडनी मंगा करके, मतलब किसी डोनर से, कोई हेल्दी डोनर जो आपको देना चाहता है तो उसका किडनी लेके इम्प्लांट करवा लीजिए। उसमें भी सबका नहीं लगा सकते, उसको बहुत जांच होता है। जांच के बाद दोनों अगर मिल गया, डोनर और रेसिपिएंट, जिसे लेना होता है उसे बोलते हैं रेसिपिएंट और जो देता है उसे बोलते हैं डोनर। तो डोनर और रेसिपिएंट का किडनी को बढ़िया से मैच किया जाता है, क्रोमोसोमल मैच होता है, तो क्रोमोसोम को मिलाया जाता है। अगर वो दोनों मिल गया तब सब ठीक है, उसके बाद डॉक्टर किडनी लगाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी का भी किडनी लिया जा सकता है। तो ये एक सोल्यूशन होता है। लेकिन जब तक आपके पास कोई किडनी डोनर नहीं है आपको देने वाला, या फिर किसी का मैच नहीं हो रहा, जो डोनर भी है उसका मैच नहीं हो रहा, तो इस दौरान डॉक्टर यही आर्टिफिशियल किडनी लगा के, मतलब ये मशीन से आपका ब्लड को फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक है जो ऑर्गेन डोनेशन, तो और हमें ऑर्गेन डोनेट करना चाहिए। जैसे अगर कोई इंसान है जो एक्सीडेंट हो गया, अब कुछ समय में मर जाएगा, तो उसके पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अगर किसी को डोनेट कर दिए तो किसी हेल्दी को, ह्यूमन को ये मिल जाएगा। मान लीजिए कोई अंधा है, उसे आँख नहीं है, तो आई डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी डोनेट कर सकते हैं, इंटेस्टाइन, आंत जो होती है, लीवर होता है, ये सब डोनेशन होता है। लेकिन कुछ ऑर्गन होते हैं जो मरने के बाद भी डोनेट हो जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गन जैसे हमारे लीवर हो गए, ठीक है, लीवर पूरा डोनेट नहीं किया जाता, कुछ भाग काट करके डोनेट किया जाता है। ठीक है, तो लीवर हो गए, किडनी हो गए, ये सब जिंदा इंसान का ही डोनेट किया जाता है। इंसान जब मर जाता है तब ये सब डोनेट नहीं होता। लेकिन कुछ ऑर्गन जैसे हमारे इंटेस्टाइन, आंत हो गई, तो ये सब मरने के कुछ समय बाद भी, जैसे 2 घंटा 4 घंटा के बाद भी डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे और आज आपका चैप्टर पूरी तरह खत्म हो गया। हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और जो भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में, ये आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है।